राशि के गुणों का यानी राशि का विवरण लेते समय 5 मुख्य बातों का विचार करना बहुत जरूरी होता है। इन राशियों को उनके गुण और वर्णों के अनुसार उसका विभाजन भी किया है, वर्गीकरण किया है। तो जैसे कुछ राशियां स्त्रीलिंगी हैं, कुछ राशियां पुल्लिंगी हैं। उसके राशि के गुण हैं, स्वभाव है, राशि की आकृतियां हैं और राशि का स्वामी है। ऐसे 5 जो बिंदु हैं, यह राशि के सारे कारकत्व का विवरण करने के लिए देखा जाना बहुत जरूरी होता है। तो पहले जो हम उसका वर्गीकरण देखते हैं कि पुल्लिंगी या शक्तिशाली राशियां, धन राशि ऐसे कहेंगे उसे, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव राशियां या पुल्लिंगी शक्तिशाली राशियां कौन सी हैं? तो 1 से लेकर 12 क्रमांक तक की जो राशियां हैं, उसमें विषम क्रमांक की जितनी भी राशियां हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, यह सारी राशियों को शक्तिशाली माना जाता है। क्योंकि इसका पहला कारण है कि प्राकृतिक कुंडली में इन राशियों की स्थिति और उन राशि के स्वामी ग्रह, इन पर इन्हें शक्तिशाली मानने का प्रचलन है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। मिथुन राशि प्राकृतिक कुंडली में तीसरे घर में आती है। इस घर से शरीर की भुजाओं या ताकत को देखा जाता है। सिंह राशि का स्वामी नवग्रह में सूर्य है। सूर्य स्वयं एक शक्तिशाली ग्रह है और इसका संबंध हृदय या क्रिया भाव से होता है। तुला राशि 7वें घर में आती है और इस घर में जोश या फिर पुरुषत्व देखा जाता है। धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति, जो निरंतर वृद्धि करता है, वृद्धि का ग्रह माना जाता है। और कुंभ जो राशि है वो प्राकृतिक कुंडली में लाभ अर्थात एकादश स्थान में आती है तथा यह प्रखर विचारवंतर की राशि मानी जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी राशियों की सामान्य विशेषताएं यह है कि शक्तिशाली, उत्साही, उच्च आत्मविश्वास वाले, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले, अधिकार वृत्ति, पुरुषार्थी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और आत्मबल या बुद्धि से कठिनाइयों पर विजय पाने वाले होते हैं। इन सभी राशियों में मेष राशि शारीरिक शक्ति तथा बल को दर्शाती है। किसी का माइक चालू रह गया है, जरा बंद करेंगे तो व्यत्यय नहीं होगा। मेष राशि जो है वो शारीरिक शक्ति या बल को दर्शाती है। मिथुन राशि बौद्धिक शक्ति को दर्शाती है और साथ में सिंह राशि जो है वो आत्मबल को दर्शाती है और तुला राशि जो है वो यौन शक्ति को दर्शाती है। धनु राशि ज्ञान बल को दर्शाती है और कुंभ राशि जो है वो विज्ञान बल को दर्शाती है। इसलिए ये सारी राशियां जो है वो बलवान राशि के श्रेणी में आती हैं। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी है वो है ऋण, यानी अल्प बल या फिर अल्प शक्ति वाली या स्त्रीलिंगी राशियां। पहले हमने देखा कि वो विषम जितनी भी राशियां हैं वो सारी बलवान है, तो यहाँ सम राशियां जितनी हैं वो राशियां जो है वो अल्प बलवान या फिर स्त्रीलिंगी राशियां उनको कहा है। तो आरंभ से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 क्रम की जो राशियां हैं वह सारी स्त्रीलिंगी राशियां कहा है। तो जिसमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, यह सारी अल्प बली या फिर स्त्रीलिंगी राशियां कहा गया है। इन राशियों के स्वामी और साथ ही प्रकृति कुंडली में इन राशियों की स्थिति, यह ऋण संकेत के पीछे का मुख्य कारण है।
वृषभ और कर्क राशि के स्वामी शुक्र और चंद्रमा है, जो स्वयं स्त्रीलिंगी ग्रह है। कन्या राशि प्राकृतिक कुंडली में छठे घर में आती है। इस घर से रोग या बीमारियां देखी जाती हैं। इस कारणवश इसे अल्प बलि माना जाता है। वृश्चिक राशि निसर्ग कुंडली में अष्टम भाव में स्थित होती है। इस अष्टम भाव से निर्धनता, हानि, दुर्घटना या फिर मानसिक चिंता देखी जाती है। इसी कारणवश यह ऋण राशि का संकेत देती है। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो स्वयं मृत्यु या दुर्बलता का संकेत देने वाला ग्रह है। और मीन व्यय स्थान में अर्थात द्वादश स्थान में आती है, इसलिए यह व्यय का संकेत देती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो हमें भविष्य कथन के समय ध्यान रखना है, वो है कि सर्वसाधारण नियम यह है कि किसी भाव का स्थान या किसी भाव का स्थान जो है उसका व्यय स्थान, अर्थात किसी राशि के पीछे की राशि या फिर किसी भाव के पीछे का भाव उस राशि या भाव के लिए विपरीत गुणों को दर्शाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 यह क्रम के जो भाव हैं या राशि हैं, उसके व्यय में 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यह भाव या राशि आते हैं। इसी कारणवश 1, 3, 5, 7, 9 और 11 के भाव के विरुद्ध विरोधी गुण यह दर्शाते हैं। यह नियम अभी ध्यान में नहीं भी आएगा, लेकिन आगे चलकर इसे बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम कुंडली बनाएंगे और उसका भविष्य कथन आरंभ करेंगे, तब ये ध्यान में आएगा। अभी आपको थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं बताता हूँ कि मान लो कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, वह जो भी फल देगा वो आगे हम सीखेंगे। तो उसके विरुद्ध में कौन काम करेगा? तो चतुर्थ भाव के व्यय में, यानी चतुर्थ भाव से 12वां भाव जो है वो तीसरा भाव आता है, यानी पीछे का भाव। तीसरा भाव जो होता है वो चतुर्थ भाव के लिए विरोध में काम करेगा। वैसे सप्तम भाव के जो लाभ मिलने वाले होते हैं, उसके विरुद्ध में उसके पीछे का यानी छठे भाव का जो कारकत्व है वो सप्तम के लिए विरोधी माना जाता है। ऐसे हर भाव के पीछे वाला भाव उस भाव के लिए विरोधी गुण दर्शाता है। तो एकादश भाव के लिए विरोधी कौन होगा? तो दशम भाव। दशम भाव के लिए विरोधी कौन होगा? तो नवम भाव। क्योंकि उस भाव से नवम दशम भाव से अगर गिनते हैं तो नवम भाव उसके लिए 12वां भाव है, यानी व्यय भाव है। आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन ये नियम अभी आया ध्यान में तो मैंने बता दिया।